Hello and welcome back, dear friends, once again at Lit eCity YouTube channel, the one-stop destination for English learning resources. दोस्तों जो हमारा आज का वीडियो है इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रैवल बुक written by V.S. Naipaul. The title of the book is Among the Believers. बहुत इंपॉर्टेंट एक ये नॉन फिक्शन बुक है. नायपॉल के जो 4 कंट्रीज की ट्रैवल है उसके एक्सपीरियंस के बेस पर उनके कंक्लूजन को ड्रॉ करती है. तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं. लाइक ऑलवेज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द राइटर V.S. Naipaul, और फुल नेम विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल, born in 1932 in Trinidad to a family of Indian origin. देखिए इनके जो पूर्वज थे वो भारत से अंग्रेजों के द्वारा इंडेंचर्ड लेबर बोला जाता है. वो काम के लिए नील की खेती या रबर प्लांट्स के लिए इन सब के लिए वहाँ ले जाए गए थे. वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स थे वहाँ पर. एंड लेटर जो उनकी जनरेशन्स थी उनका बर्थ वहीं पर हुआ. सो ही इज वन ऑफ द ऐसे राइटर्स को हम डायस्पोरा राइटर्स बोलते हैं. He is definitely one of the most celebrated and controversial writers. Controversial विवादास्पद इसलिए है because of his very honest, blunt, frank views. जो भी उनको नजर आता है वो बिना शुगर कोट करे, बगैर उसमें कोई भी चेंज करे वो प्रेजेंट कर देते हैं. And he moved to England on a scholarship in 1950s. There he studied at Oxford and spent the rest of his life writing fiction, non-fiction. और बाद में इनको 2001 के अंदर नोबेल प्राइज मिला अपने वर्क्स के लिए. इसके अलावा बुकर प्राइज भी ये जीत चुके हैं. सो ही इज अ प्रोलिफिक राइटर. बहुत इन्होंने काम लिखा है. अगर अपन फिक्शन की बात करें, इनके जो सबसे फेमस नॉवेल्स हैं A House for Mr. विश्वास, A Band in the River. और अगर नॉन फिक्शन की बात करें इनकी ट्रैवल बुक्स के बारे में, तो जो बहुत कंट्रोवर्शियल इनकी बुक है वो है इंडिया ट्रायलॉजी, जिसके अंदर एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इंडिया अ वुंडेड सिविलाइजेशन, ये इनकी फेमस बुक्स हैं. इसके साथ ही मुस्लिम वर्ल्ड के जो मेजर कंट्रीज हैं उनको कवर करते हुए अमंग द बिलीवर्स ये लिखी हुई है, जो नॉन फिक्शनल ट्रैवल अकाउंट है इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे बड़े 4 कंट्रीज के लिए. और इसी के साथ बियॉन्ड बिलीफ भी इन्होंने 1988 में लिखी थी, जो एक सीक्वल है उसके बाद उनका लिखा हुआ वर्क है. जो इनकी स्टाइल है बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही डिटैच और ऑब्जर्वेशनल है. मतलब इनको बिल्कुल जो चीज नजर आती है मर्सीलेस, बगैर किसी ढकाव झुकाव के ये अपनी चीज को एज इट इज प्रेजेंट कर देते हैं. If we talk about this particular book, Among the Believers, it is एक्सटेंडेड, बहुत ही विस्तार से लिखी हुई एक किताब है जो इनकी मुस्लिम वर्ल्ड्स के अंदर इन्होंने यात्रा करी थी उसको ये कवर करती हुई है. एंड फॉर नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, फॉर नॉन अरब मुस्लिम कंट्रीज हैं कौन कौन से? ईरान, पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया. 1979 और 80s में ट्रेवल करा था. एक्चुअली में जो बुक है वो नायपॉल की जो क्यूरियोसिटी थी, बहुत ही उनके मन में एक जिज्ञासा थी टू लुक व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इरानियन रेवोल्यूशन. इरानियन रेवोल्यूशन क्या हुआ था? 1979 के अंदर ही ईरान के अंदर एक्सट्रीमिस्ट जो रिलीजियस पार्टी थी उन्होंने जो वहाँ की एक लिबरल मुस्लिम पार्टी थी, शाह डायनेस्टी थी, उसको अप्रूव कर दिया था और एक तरह का एक्सट्रीम रेडिकल इस्लाम वहाँ पर स्थापित हो गया था. उसको ईरानियन रेवोल्यूशन बोलते हैं. नायपॉल ने ये सारी चीजें टीवी पर अनफोल्ड होते हुए देखी थी एंड ही वाज स्ट्रक बाय द फैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल वर विलिंग टू ओवरटर्न देयर एंटायर वे ऑफ लाइफ इन द नेम ऑफ रिलीजन. किस तरह से अपनी रातों रात वो अपनी जीवन शैली को पूरा बदल लेते हैं. सो देयर वर सम क्वेश्चंस बर्निंग इन हिज माइंड. कुछ जो सवाल क्या थे? व्हाट डिड दे बिलीव, क्या रीजन है जो उन्होंने ऐसा करा,
and what were they seeking by supporting this radical government, वो क्या ढूंढना चाह रहे हैं, what had Islam come to mean to people so far from its Arabian origin. बात सऊदी अरब या इराक की नहीं, ईरान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, जिनकी हिस्ट्री नॉन इस्लामिक रही है, वो लोग क्या करते हैं. दीज क्वेश्चन ड्रोव हिम अक्रॉस 4 कंट्रीज, जो 4 देश हैं उन पे जाते हैं. एंड इट रिजल्ट्स इन दिस बुक, जिसके अंदर जो उनके ऑब्जर्वेशन है उनसे ये बेसिकली बुक बनकर आती है. तो ये जो है पूरा एक ट्रैवलॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट वे के अंदर इसको प्रेजेंट किया हुआ है. ये करते हैं किस तरह से पर्शियन, जो पर्शिया ईरान एंशिएंट टाइम में हुआ करता था, हिंदू बुद्धिस्ट साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया का, जो पाकिस्तान का कल्चर ऑफ उर्दू पोइट्री था, क्या ये सारी चीजें किस तरह से रिप्लेस कर दी गई हैं इस्लामिनाइजेशन के द्वारा. तो बुक जो है, स्ट्रक्चर जो बुक का है वो बेसिकली डिवाइडेड है 4 चैप्टर्स. 4 तो मेजर चैप्टर्स हैं. पहला ईरान, जो 4 चैप्टर्स हैं ट्विन रिवॉल्यूशन के अंदर. सेकंड इज पाकिस्तान, 10 chapters, the longest one. फिर मलेशिया, once again 5 chapters, and Indonesia 7 chapters. And there is a brief and note reprise, which in which he presents his conclusion about this journey. जो उनकी चारों जर्नी थी, वो सारी चीजें उनको वो प्रेजेंट करते हैं. तो पहला जो सेक्शन है ईरान, the twin revolution, it is based on Naipaul's visit to Tehran in August 1979. It was just 6 months after Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini जो थे उस समय के ईरान के रिलीजियस लीडर थे, वो उनकी जो रेवोल्यूशन है वो लीड करते हैं उस रेवोल्यूशन को जो ओवरथ्रो कर देती है शाह डायनेस्टी को. जब विजिट करते हैं नायपॉल, तो व्हाट ही सीज दैट सिटी इज प्लास्टर्ड विद रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स. हर जगह स्लोगन्स लिखे हुए हैं. शिया पोस्टर्स, जो खोमेनी जिस पर्टिकुलर सेक्ट को, जो इस्लाम है वो सुन्नी और शिया 2 में बटा हुआ है, जो शिया समर्थन के नारे हैं, स्लोगन्स हैं, वो लगे हुए हैं वहां पर. एंड बेसिकली नायपॉल जो है इसको इंट्रोड्यूस करते हैं इस चैप्टर को नॉट विद पॉलिटिक्स बट रादर विद अ नॉवल. और नॉवल है नाहिद राचलिन का. नाहिद राचलिन का नॉवल है फॉरेनर. उस नॉवल की जो नरेटर है एक इरानियन विमेन है लिविंग इन बोस्टन अमेरिका के अंदर, और वो लौट कर आती है तेहरान एंड फाइंड हरसेल्फ trapped by visa rules that require her husband's permission to leave. तो उस चक्कर में क्या होता है, now she has 2 options, या तो वो ईरान के अंदर जाए, रह जाए, और या फिर वो वापस अमेरिका में जाए. बट एक्चुअली नॉवल के अंदर what happens, she renounces, gives away, वो छोड़ देती है अपनी अमेरिकन साइंटिफिक करियर को and chooses to put on the वो चद्दर, जो पर्टिकुलर इनका वे ऑफ ड्रेसिंग है वो चद्दर, एंड शी स्टार्ट्स विजिटिंग मॉस्क. अकॉर्डिंग टू नायपॉल ये बेसिकली क्या है, अ डेथ पैक्ट है. डेथ पैक्ट क्यों है? इट्स अ वेरी फेमस फ्रेज फ्रॉम दिस बुक. इट इज टर्निंग अवे फ्रॉम मॉडर्निटी, फ्रॉम द लाइफ ऑफ इंटेलेक्ट दैट वाज इन अमेरिका and towards a comfortable religious identity that others will sustain the technology for. मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे इसका नॉवल के अंदर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट है, जो हॉस्पिटल का डॉक्टर है, जब वो इसका जो प्रोटैगोनिस्ट है, जो नरेटर है, उसका चेकअप करता है, तो बोलता है यू ब्रॉट इट विद यू, व्हाट यू हैव इज अ वेस्टर्न डिजीज. तो मतलब एक पूरा देयर आर 2 अपोजिट वर्ल्ड्स. तो नायपॉल यहां पर एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं कि नायपॉल कहता है कि यस, I am sympathetic. I know that there is an emotional need behind this choice. कौन सी चॉइस? अमेरिका छोड़कर ईरान रहने की जो चॉइस है वो एक इमोशनल अर्ज है. बट
देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस चॉइस, दैट दिस रिनंसिएशन, ये जो छोड़ा है उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड को, डिपेंड्स अपॉन एन एजम्पशन, एंड दैट इज फॉल्स एजम्पशन। वो झूठा एजम्पशन है कि rest of world will continue to produce the technology, the medicine and the systems that these societies will continue to use। कहने का मतलब क्या है कि it is मतलब आप वेस्टर्न वर्ल्ड के को छोड़कर अपने कंट्री के रिलीजियस कोड को तो अपनाना चाहते हो, बट यू आल्सो वांट वेस्ट टू डू द टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन फॉर यू। जो कंफर्ट मिलता है वहां से, वो सारी चीजें आप अचीव करना चाहते हो, वो सारी लग्जरी, वो सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज जो आपका कंट्री, आपका पर्टिकुलर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म आपको अलाउ नहीं करता है फॉलो करने का, वो आप नहीं छोड़ने को रेडी हो। तो ये बेसिकली एक पैराडॉक्स है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है जो नायपॉल पाते हैं इस लाइफ के अंदर। नेक्स्ट, इसके बाद नायपॉल जो है तेहरान आते हैं, एंड ही बिगिंस हिज जर्नी विद इन दिस सिटी विद अ यंग इंटरप्रेटर, उसका नाम है behzad, एंड ही मीट्स, जो behzad है वो एक सेक्युलर ईरानियन है जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं शाह के खिलाफ। मतलब he is young, educated, intellectual, but still he supports this religious revolution, and he is still feeling uncomfortable with the religious direction it has taken, because he is intellectual, he has mind, he has logic, तो उसको थोड़ा प्रॉब्लम है ना। यहां पर क्या करते हैं, नायपॉल मीट्स इरानियन ऑफ all backgrounds। He meets basically a Baha'i physician who has sent his son to America, क्योंकि अमेरिका उनको एक सेंचुरी, एक शरण स्थली लगती है। Then he meets an Iranian woman covering her hair, और जो आर्ग्यू करती है कि इस्लाम जो है वो विमेन को प्रोटेक्ट करता है। He also meets a law student, वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहा है, लेकिन still he sees the beauty of Islamic लॉ। इन सारी चीजों से जब नायपॉल मिलते हैं तो नायपॉल सीज द पैराडॉक्स, उनको ये बड़ा विरोधाभास नजर आता है कि इरानियन फ्लॉक टू वेस्ट, टू द वेस्ट, वो वेस्ट यूरोप या अमेरिका तो जाना चाहते हैं एजुकेशन और अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, करियर के लिए, लेकिन जब वो ईरान के अंदर होते हैं तो वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन और उसकी वैल्यूज को रिजेक्ट करते हैं। इस कॉन्ट्राडिक्शन के अंदर एक्चुअली में उनको क्या नजर आता है कि ह्यूमिलिएशन, ये उनका बेसिक ह्यूमिलिएशन है, जो एक बहुत ही प्राउड एंशिएंट पीपल, ईरानियन पर्शियन लोग हुआ करते थे, और जिनको इस्लाम के अंदर, न्यू रिलीजन के अंदर एक चांस मिला है, एक तरीका मिला है जिससे अपने वो सेल्फ रेस्पेक्ट को वापिस से क्या कर सकें, गेन कर सकें। तो बेसिकली जो सारे अकॉर्डिंग टू नायपॉल, इट इज दिस रेवोल्यूशन इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इवेंट, केवल एक सत्ता को, एक गवर्नमेंट को नहीं उखाड़ कर फेंका है, इट इज अ रिलीजियस ऑफरिंग, अ सोसाइटी विच इज वेटिंग फॉर द 12th इमाम। 12th इमाम क्या है, जो हिडन मसीहा है, जिसका रिटर्न अवेट किया जा रहा है। तो और अयतुल्ला खमानी को क्या समझा जा रहा है, इंटरप्रेटर ऑफ गॉड्स विल। ही इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल अथॉरिटी, ही इज द डिवाइन अथॉरिटी। और यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और देखने में आती है, नायपॉल नोटिस करते हैं कि जो नॉर्थ तेहरान है वो वेल्दी और वेस्टर्नाइज्ड पीपल का है, जो वेस्ट की एजुकेशन पाकर, वहां की अपॉर्चुनिटी को जिन्होंने मिल्क कर जो क्या हो गए, रिच और इन्फ्लुएंशियल हो गए। इसकी तुलना में साउथ तेहरान जो है वो पुअर है और ज्यादा रिलीजियस है। ये क्लास डिवाइड भी नायपॉल नोटिस करते हैं अपनी यहां पर तेहरान की विजिट के दौरान। नेक्स्ट जो नायपॉल है वो विजिट करते हैं कौम। कौम जो है ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिटी है। इट इज द सीट ऑफ शिया स्कॉलरशिप, इट इज द सिटी ऑफ मुल्ला एंड आयतुल्लाह। बड़े बड़े रिलीजियस लीडर्स इस कौम सिटी के अंदर रहते हैं। यहां पर उनको एक यंग स्टूडेंट, इस्लामिक स्टूडेंट और इंटेलेक्चुअल
अली मिलता है जो यंग है, आइडियलिस्टिक है, वेल रेड है, बहुत पढ़ा हुआ है, बट ही इज डीपली कमिटेड टू द विजन ऑफ इस्लामिक गवर्नेंस, कि अगर रूल होगा तो इस्लाम के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग होगा। अली इज एजुकेटेड, ही इज आर्टिकुलेट, मतलब बोलने में बहुत अच्छा है, एंड सिंसियरली बिलीव्स, और बहुत सही ढंग से वो बिलीव करता है कि इस्लाम कैन प्रोवाइड आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस। जितने भी कंप्लीट सिस्टम एक परफेक्ट सोसाइटी का होता है वो कहां से मिल सकता है? इस्लाम या कुरान से मिल सकता है। नाउ नायपॉल लिसन्स टू हिम केयरफुली, लेकिन जब अली को वो कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछता है, कैसे कि अकॉर्डिंग टू रिलीजन हाउ साइंस विल वर्क, हाउ विल द इकोनॉमी फंक्शन, नाउ अली जो है वो ही इज नॉट एबल टू आंसर। नेचुरली उनके रिलीजन के या किसी भी रिलीजन के अंदर ये आंसर्स इजीली मिलते नहीं है, तो ही ट्राइज टू डिफ्लेक्ट ईच क्वेश्चन। वो कोशिश करता है कि इनका सीधा जवाब नहीं देना पड़े, और बार बार कुरान का रेफरेंस देता है। नाउ पॉल लिसन्स, he is patient but disturbed. Why? Because he has observed the gap between the ideal and the reality. कि जो आइडियल है वो अलग चीज है, रिलीजियस जील जो है, इमोशनल इंटेंसिटी है, जो शिया जो एक बेसिकली सेक्रीफाइस बेस्ड रिलीजन है, तो नायपॉल को ये चीज समझ में आ जाती है कि ये बेसिकली जो है वो एक फेनेटिक, वो जो अली को देखकर उनको समझ में आता है अली इज नॉट अ फेनेटिक, वो एक धर्मांध और वायलेंट मैन नहीं है, ही इज अ सिंसियर बिलीवर, और जो जेन्युइनली बिलीव करता है कि कुरान के अंदर आंसर है ऑल ह्यूमन प्रॉब्लम्स के, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, साइंटिफिक हो। लेकिन वो ये देखता है कि कॉन्ट्राडिक्शन अली नहीं देख पा रहे हैं। क्या? कि एक सिविलाइजेशन दैट क्लेम्स ऑल आंसर्स दैट लाई विद इन वन पर्टिकुलर बुक, सारे जवाब एक बुक कुरान से मिल रहे हैं, इट कैन नॉट प्रोड्यूस न्यू नॉलेज। वहां से आपको नई नॉलेज नहीं मिल सकती, क्योंकि आपकी जर्नी, आपकी क्यूरियोसिटी एंड हो गई है। आपको लगता है हर क्वेश्चन का जवाब उस बुक के अंदर है। इट कैन ओनली कंज्यूम व्हाट अदर्स क्रिएट। ये चीज जो है वो नायपॉल को बहुत परेशान करती है। नेक्स्ट जो नायपॉल का विजिट प्लेस है वो है मशहद। मशहद जो है वो साइट ऑफ 8 इमाम टूम्ब है, जो मोस्ट सेक्रेट प्लेस है ईरान के अंदर। यहां पर इट इज नियर द सोवियत बॉर्डर, और वहां जो पिलग्रिम्स आते हैं वो ऑर्डिनरी इरानियन पीपल्स हैं, पुअर, रिच, एंड दे ऑल आर यूनाइटेड, दे ऑल आर टुगेदर इन देयर ग्रीफ एंड डिवोशन, देयर इमोशनल इंटेंसिटी। जो सिटी है ये रिप्रेजेंट करती है बेसिकली इमोशनल स्पिरिचुअल हार्ट ऑफ इरानियन इस्लामिक आइडेंटिटी, क्योंकि यहां पर सब कुछ है। नाउ जब वापस वहां से ट्रेन की जर्नी के थ्रू नायपॉल रिटर्न हो रहे होते हैं, ही ऑब्जर्व्स, he reflects on the nature of Shia faith, which is a religion built on grief, martyrdom, waiting for a Messiah. और यहां इसके साथ ही ईरान की उनकी जर्नी जो कंप्लीट होती है, नायपॉल डिपार्ट्स with a sense of a civilization which is instead of outward external it is turning inwards. ये basically उनको ऐसा लगता है, he sees that people of great energy and pride, जो इतनी पुरानी civilization है, who have found in Islam a way to say no to the humiliation of western dominance. जो ईरान के ऊपर वेस्टर्न डोमिनेंस है उसका जवाब उनको किस रूप में मिलता है? मानो वो इस्लाम को अडॉप्ट करके उसको नो बोलना चाह रहे हैं, बट एक्चुअली दे हैव आल्सो क्लोज डोर, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। इंक्वायरी, डाउट, एक्सपेरिमेंट, जो बेसिकली क्या करते हैं? साइंस, लॉ, पॉलिटिकल फ्रीडम को जन्म देते हैं। तो यहां उनकी इन क्वेश्चंस, इस ऑब्जर्वेशन के साथ उनकी जर्नी जो है फिनिश होती है।
इसके बाद ही मूव्स टू पाकिस्तान, जहां पर जो स्टोरी है वो बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान का जो सेक्शन है उसका टाइटल है द साल्ट हिल्स ऑफ अ ड्रीम, जो हम देखेंगे लास्ट सेक्शन के अंदर कैसे होता है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेक्शन ऑफ द बुक। नाउ अनलाइक ईरान, पाकिस्तान का अंदर कोई ये थियोक्रेटिक रेवोल्यूशन, रिलीजियस रेवोल्यूशन नहीं हुई है, लेकिन इसकी क्राइसिस डिफरेंट है। जब 1979 के अंदर नायपॉल यहां पर आते हैं, जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, उनको हैंग कर दिया गया है जनरल, जो आर्मी जनरल है जियाउल हक के द्वारा, और जो अब मार्शल लॉ के अंडर पाकिस्तान को रूल कर रहे हैं, और शरिया जो इस्लामिक लॉ है उसको उन्होंने बेसिस ऑफ गवर्नेंस बना दिया है। जो मूड है पाकिस्तान के अंदर वो लॉस, कंफ्यूजन एंड लॉन्गिंग फॉर समथिंग दैट हैज नेवर एग्जिस्टेड, द परफेक्ट इस्लामिक स्टेट, वो उनको वहां पर फील होता है। नायपॉल कराची अराइव करते हैं। इट इज द सिटी ऑफ डिसऑर्डर्ड एनर्जी, केओस है वहां पर। देयर इज डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशंस, एथनिक टेंशंस, मतलब जो वो लोकल ट्राइब्स हैं उनके बीच में भी टेंशन चल रही हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से क्रम्बल कर रहा है। येट एवरीवन ही मीट्स, जिनसे भी वो मिलता है वो यहां पर क्या है, इस्लाम को एक सॉल्यूशन मानता है, सेम लाइक अली जो मानता है कि इस्लाम के अंदर हर क्वेश्चन का जवाब है। कराची के अंदर बेसिकली क्या है, यहां पर उर्दू स्पीकिंग मुहाजिर रिफ्यूजीज फ्रॉम इंडिया है, और लोकल पॉपुलेशन है जिनके बीच में कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, एक टेंशन क्रिएट होती रहती है। एंड लोगों का ऐसा मानना है पाकिस्तान प्रॉब्लम एग्जिस्ट, क्यों? बिकॉज इट इज नॉट इस्लामिक एनफ, क्योंकि वो भी ये मानकर चलते हैं कि इस्लाम का जब तक पूरी तरह से पाकिस्तान इस्लामिक नेशन नहीं बनेगा प्रॉब्लम्स रहेगी। अब यहां एक जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो इस चीज को लेकर है कि कॉलोनियल ब्रिटिश लॉ जो कोर्ट्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है वो, और उसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है न्यू शरिया लॉ से। तो इसके कारण जो जिया ने लागू करा है, इसके कारण वहां पर एक जबरदस्त कंफ्यूजन है। वहां पर जो नायपॉल है लोकल जर्नलिस्ट से, लॉयर्स से, ब्यूरोक्रेट्स से, उनसे सबसे मिलता है, और एक यंग पाकिस्तानी मैन उनको वहां पर मिलते हैं। जो वो ये सारे, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि कितने एजुकेटेड जो पाकिस्तानी हैं वो बेसिकली एक्नॉलेज करते हैं देयर कंट्रीज फेलियर, कि बहुत सारे फ्रंट के ऊपर कंट्री जो है फेल हुआ है, लेकिन उसका रीजन क्या मान के चलते हैं कि इस्लामिक रूल्स को या इस्लामिक रिलीजन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अब पाकिस्तान के अंदर नायपॉल एक यंग मैन से मिलते हैं जो ही हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब क्यों गए थे? बिकॉज many millions of Pakistani are working in Arabia and Gulf states, वहां जाकर वो वर्क कर रहे हैं क्योंकि वहां उनको बेसिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है। Now after returning the man has adopted Arab dress, manners and pure form of Islam, जो अरब इन्फ्लेक्टेड है, अरब से इन्फ्लुएंस्ड है। Now to his family and neighbors, he is the hero, he is the little Arab, and it represents a very disturbing cultural trend, और वो क्या है? अरबाइजेशन ऑफ पाकिस्तान। एंड उसके इस अरबाइजेशन के कारण जो जैसे जैसे अरब कल्चर को वो फॉलो कर रहा है, पाकिस्तान क्या इरेज कर रहा है, क्या मिटाता जा रहा है? द इंडो इस्लामिक कल्चरल सिंथेसिस। पाकिस्तान वंस यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ ग्रेट इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो उसकी रूट्स हैं, जो उसका कल्चरल सिंथेसिस था, उसको वो इरेज करता जा रहा है। जो पाकिस्तान की प्री इस्लामिक हेरिटेज थी,
इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंक्रेटिक कल्चर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उसको डेलिबरेटली इरेज किया जा रहा है 7th सेंचुरी के अंदर अरब के द्वारा, जो इस्लामिक रिलीजन आया उसके द्वारा। जो सूफी इस्लाम था, जो ब्लेंड किया करता था कल्चर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट को, जो लोकल कस्टम्स थे, फोक ट्रेडिशन थे, उन सबको क्या किया जा रहा है, धीरे धीरे रिप्लेस किया जा रहा है। उनके ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी आयरनी है वो क्या है? वो आयरनी ये है कि पाकिस्तान वाज क्रिएटेड टू बी अ होम फॉर इंडियन मुस्लिम्स, बट इट इज नाउ adopting an identity that has nothing to do with the India. Now, in next few chapters, नायपॉल डिफरेंट पाकिस्तान सिटीज को विजिट करता है, मीटिंग्स करता है, एंड ही एक्सप्लोर्स हाउ पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम इज किलिंग हिस्ट्री। व्हाट इज किलिंग हिस्ट्री? वो प्री इस्लामिक पास्ट को इरेज कर रही है और पाकिस्तानी स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट कर रही है कि 1947 के अंदर या फिर इस्लाम की अराइवल ऑफ इस्लाम के साथ ही पाकिस्तान की हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान का जो स्टोरी है कहां से स्टार्ट हो रहा है? अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध 712 एडी के अंदर जो हुआ था, वहां से पाकिस्तान की हिस्ट्री है। उससे पहले इंडस वैली, बुद्धिस्ट, हिंदू पास्ट, उसको नेशनल नैरेटिव से पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। देन ही विजिट्स सिंध एरिया, हैदराबाद, एंड ही एनकाउंटर्स सर्टेन ओल्ड रेमिनेंट्स, जो पुराने कुछ चिन्ह निशान बचे हुए हैं इंडो इस्लामिक कल्चर के, जैसे सूफिज्म के श्राइन्स हैं, वहां पर उनके मज़ार हैं, लोकल म्यूजिक है, और बेसिकली एक्सटेटिक ट्रेडिशंस ऑफ द कव्वाली, जिसमें बिल्कुल वो एक ईश्वर या अल्लाह के लिए पूरी तरह से खोकर वो कव्वाली करते हैं। तो वो सारी चीजें वो ये देखता है। ये जो ओल्डर टॉलरेंट म्यूजिकल फेस है सब कॉन्टिनेंटल इस्लाम का, ये अंडर थ्रेट है। इसको लगातार टेंशन में लाया जा रहा है कि ये सारी चीजें अन इस्लामिक है, आपको छोड़ना पड़ेगा। और इसके साथ ही लीगल सिस्टम का भी वो नोटिस करता है कि किस तरह से मार्शल लॉ और शरिया, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शन के कारण उसको हटाया जा रहा है। नायपॉल बहुत सारे एजुकेटेड इस्लामिक यंग मैन से भी मिलता है जिन्होंने इस्लामिक मूवमेंट्स को ज्वाइन कर लिया है। सबसे जो उनमें पॉपुलर और रेडिकल है जमात इस्लामी। इट वाज फाउंडेड बाय मौलाना मौदूदी। ये जो यंग मैन है ये पुअर नहीं है, ये अनएजुकेटेड नहीं है, दे आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ग्रेजुएट्स, बट they have turned to political Islam because it is also they are thinking ke Pakistan fails because it has not truly applied Islam। वापिस से सेम उनका भी वही पर्पज है कि इस्लाम जो है वो it is basically it can provide solution to all problems। Naipaul had लॉन्ग टॉक्स विद देम, लंबे लंबे उनके कन्वर्सेशन होते हैं, और उनका नायपॉल को समझ में ये बात आती है कि उनका जो टोटल फेथ है कितना ही सिंसियर हो, इट रेस्ट ऑन अ फंडामेंटल इवेजन। एक क्वेश्चन से वो बचना चाहते हैं, दे कैन नॉट एक्सप्लेन, वो ये चीज नहीं बता सकते हाउ एन इस्लामिक स्टेट विल एक्चुअली मैनेज अ मॉडर्न इकोनॉमी जो रिलीजियस नहीं हो सकती, जिसके अंदर मॉडर्न आर्मी, मॉडर्न लीगल सिस्टम, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें रेशनल मांगता है, वो एक इस्लामिक रिलीजन उसको क्लियर नहीं कर सकता। Now, according to Naipaul, it is like a refusal। मानो वो इस चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है। जो रियल कॉम्प्लेक्सिटी एक मॉडर्न स्टेट को रन करने की है, वो कुरान या हदीत, जो टीचिंग्स ऑफ द कुरान है, उसके बेस पर नहीं सॉल्व की जा सकती। बिकॉज इट इज फॉर हिम, नायपॉल के लिए एक ट्रेजेडी है, बिकॉज यही एग्जैक्टली वो माइंड्स हैं डॉक्टर्स के, इंजीनियर्स के, ग्रेजुएट्स के, जिनको
जिनकी रिक्वायरमेंट पाकिस्तान को है अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, लेकिन यही माइंड्स अब एक्चुअली में बिलीव करते हैं कि रिलीजन और इस्लाम हैज ऑल दी आंसर्स। जो लास्ट इसका पार्ट है पाकिस्तान ट्रिप का, उसमें नायपॉल विजिट करते हैं कागन वैली, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया, लैंडस्केप इन पाकिस्तान. It is beautiful but underdeveloped, and there is a gap between the land and the state. And यहाँ पर आगा बाबर, इनसे वो मिलते हैं. आगा बाबर जो है लोकल लैंडलॉर्ड है, पॉलिटिकल फिगर है, जो एक्चुअली पाकिस्तानी पावर के फ्यूडल साइड को बताते हैं. A man, he is a person who uses Islam as a cover for essentially medieval social arrangement. पुराने समय की चली आ रही जो मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको वो कंटिन्यू करते हैं धर्म के नाम पर, और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. नाउ इन द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पाकिस्तान ट्रिप, ही जिससे इस पाकिस्तान ट्रिप का टाइटल भी आया है बेसिकली द सॉल्ट हिल्स ऑफ अ ड्रीम. ये बेसिकली एक एंशियंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है पंजाब के अंदर, और इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी बुद्धिस्ट रॉक कार्विंग्स हैं और मिडीवियल इस्लामिक इंस्क्रिप्शन है साइड बाय साइड. मतलब बुद्ध और इस्लामिक रिलीजन दोनों बिल्कुल पास पास है. इट इज अ फिजिकल इमेज ऑफ पाकिस्तान लेयर्ड कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री. मतलब वहां पर किस तरह से प्री इस्लामिक कल्चरल साइट्स भी पाई जाती हैं. It stands, जो salt range है, it is like a symbol of what? It is symbol of what Pakistan is and what it could accept. क्या? A land of extraordinary depth and complexity. But problem is it is narrowed by the political and religious ideology. उस राजनीतिक और धार्मिक आइडियोलॉजीज के द्वारा ये फंस गया है that refuses to look at its own कॉन्ट्राडिक्शन, जो अपनी कॉन्ट्राडिक्शन को मानने के लिए रेडी नहीं है. सो इसके साथ नायपॉल की जो पाकिस्तान की जर्नी है एंड होती है. यहां पर भी ये वही चीज नोटिस करते हैं. अब उसके बाद नायपॉल का नेक्स्ट जो विजिट है, इट इज इन मलेशिया. नाउ मलेशिया इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ मुस्लिम कंट्री फ्रॉम ईरान एंड पाकिस्तान, क्योंकि कभी भी ये अरब कंट्री रहा नहीं है, नेवर कॉन्कर्ड बाय अरब आर्मीज. और जो इस्लाम मलेशिया के अंदर आया था वो इंडियन मुस्लिम जो ट्रेडर्स थे 14th और 15th सेंचुरीज में, उनके द्वारा आया था. एंड इट ब्लेंडेड विद दैट टाइम, जो उस समय इन हिंदू बुद्धिस्ट कस्टम्स थे उनके साथ बड़े आसानी से ब्लेंड हो गया था. बट व्हेन नायपॉल विजिट्स मलेशिया इन 1979, एंड इट वाज, जब पूरा जो वेस्ट एशिया था उसमें पावरफुल इस्लामिक रिवाइवल हो रहा था, एक दाकवा मूवमेंट जब चल रहा था, वो दाकवा मूवमेंट मलेशिया के अंदर यंग एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग जो मलय थे, दे वर टर्निंग टू द प्योर इस्लाम, जो प्रिमिटिव फेथ था, जो सिंपल और स्टूपिड नहीं है, एक फेथ जिसको हिस्टोरिकल रूट्स जो अरेबिया में थी उसके बिना भी अडॉप्ट किया जा रहा था. नायपॉल का जो सेंट्रल गाइड है मलेशिया में, वो एक शफी नाम से एक यंग लीडर है, ABIM. ABIM इज मलेशिया मुस्लिम यूथ मूवमेंट, जो एक बहुत अच्छी से एजुकेटेड है, जो इंटेलिजेंट है, डीपली कमिटेड है इस्लामिक रिवाइवल, दाकवा मोमेंट. एक अरब वर्ड है दाकवा, जिसका मतलब होता है इनविटेशन, निमंत्रण. ये एक मिशनरी इंपल्स है इस्लाम के अंदर, और इसके शफी के हेल्प से नायपॉल जो है दाकवा मूवमेंट को देखते हैं. शफी जो है ही ग्रू अप इन मलय विलेज, और जब वो उसकी ग्रोइंग अप हो रही थी तब मलेशिया के अंदर जेंटल सिंक्रेटिक
इस्लामिक ट्रेडिशन था। सिंक्रेटिक मतलब जो दो तीन धर्मों के कस्टम्स को साथ में लेकर चलता था। ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, एनकाउंटर द दाकवा मोमेंट देयर एंड वाज ट्रांसफॉर्म्ड टोटली। अब ही आर्ग्यूज दैट मलय कस्टम्स, जो पुराने लोकल सेरेमनीज हैं, जो म्यूजिक है, जो मिक्सिंग ऑफ सेक्सेस एट सेलिब्रेशन है मैन एंड विमेन का, दे आर अन इस्लामिक एंड दे मस्ट बी अबेंडन्ड, उनको छोड़ना ही पड़ेगा। सो ये जो जेंटल सिंक्रेटिक कस्टम्स हैं जो जनरेशन से चले आ रहे हैं, उनको जो एक लिविंग और रूटेड कल्चर है उनको रिप्लेस करना चाहता है समथिंग दैट इज इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दूसरी दुनिया से इंपोर्ट किया गया है, अरब से इंपोर्ट किया गया है। दिस इज लाइक आउट ऑफ पैराडाइज। ये बेसिकली इस तरह से है कि मलय विलेज चाहे वो कितने ही इम्पॉवरिश थे, वो रियल पर्टिकुलर प्लेस थे, और जो इसको रिप्लेस कर रहा है वो क्या है, वो एक यूनिवर्सल और एब्स्ट्रैक्ट प्लेस हो गया है। एब्स्ट्रैक्ट हो गया है मतलब वो उसका कोई फॉर्म नहीं है। तो इसको बेसिकली नायपॉल मान के चलते हैं कि एक तरह से आउट ऑफ पैराडाइज आना चाहिए। देन देयर मलेशिया के अंदर नायपॉल फोकसेस ऑन मलय विमेन who have chosen to take the veil, बुर्का जो पहनने लग गई हैं, and have adopted strict Islamic dress. It is like their statement of identity and dignity. And these are again educated women, university students. उनके लिए वेल, बुर्का, पर्दा जो है वो एक ऑपरेशन, वो एक प्रताड़ना की निशानी नहीं है, बट इट इज लाइक अ लिबरेशन फ्रॉम द वेस्टर्न गेज। किस तरह से वेस्ट जो है महिलाओं को देखता है, एंड फ्रॉम द वेस्टर्न प्रेशर ऑफ वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, उन सब से परे अपना एक इनका खुद का मौलिक, खुद का एक डिसीजन है। Naipaul listens carefully to them and acknowledges once again that the feeling is genuine behind this choice. But he also notes that जो language use करी जा रही है इन women के द्वारा अपने डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए, वो टर्म्स वेस्टर्न फेमिनिज्म से आई है। तो वापस से नायपॉल नोटिस करते हैं कि इट इज बेसिकली द चॉइस बोरोज फ्रॉम वेस्टर्न फेमिनिज्म येट रिजेक्ट्स वेस्टर्न वैल्यूज। देन नायपॉल ट्रेवल्स अक्रॉस द पेनिसुला, गेंटिंग हाईलैंड्स, जैसे मलक्का, वो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ मलक्का है, जो बेसिकली सिटी विच हैज पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिश कॉलोनियल हिस्ट्री। यहां पर समय समय पर ये सारे कॉलोनियल्स आए थे, और इसको अब वापस से क्या किया जा रहा है, री इस्लामाइज्ड करा जा रहा है। वापस से वहां पर इस्लामिक रेवोल्यूशन का इंपैक्ट देखा जा सकता है। देन गेंटिंग हाईलैंड्स, देयर इज अ कैसीनो resort run by Chinese Malaysian, which is basically the economic hub of multi-ethnic Malaysia. यहां पर बेसिकली जो चाइनीज और इंडियन माइनॉरिटीज हैं, जो अभी तक इस्लामिक रिवाइवल के पार्ट नहीं बने हैं, उनको धीरे धीरे मार्जिनलाइज किया जा रहा है। जबकि जो सऊदी अरेब का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं मलेशिया के भी, वो भी सऊदी मनी को अर्न कर रहे हैं ऑयल वेल्थ से, और वही सऊदी मनी इज फंडिंग मॉस्क, मदरसा, इस्लामिक स्कॉलरशिप्स ऑल ओवर द मलेशिया। सऊदी मिशनरीज आर अराइविंग, उनका जो वहाबी फॉर्म है जो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उसको वो साथ लेकर आ रहे हैं। शफी और जो उसके कलीग्स हैं, दे आर बीइंग पुल्ड टुवर्ड्स द सऊदी वर्जन ऑफ Islam, which are more Arabic in language, more restrictive in practice, and more hostile to local customs. वो local customs जो ट्रेडिशनल रहे हुए थे, जिनके अंदर हिंदू बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस पाया जाता था, उन सबको रिप्लेस कर दिया गया है सऊदी अरब का जो स्ट्रिक्ट फीचर है। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली देयर इज जो टाइटल है चैप्टर का, वो
अरेबी है। नाउ अरेबी इज आल्सो टाइटल ऑफ जेम्स जॉयस शॉर्ट स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय who romanticized a distant dream-like place, that is Arab, but he is ultimately disappointed by the reality. So the dream of a distant pure place, the reality of Arabia, Saudi Arabia is not a democracy, not an ideal state, yet it is held up as a model. So it is जो similar जो irony है उसको present किया जाता है. Now the final Malaysian chapter returns to Shafi and ends on a note of unease. क्यों? नायपॉल इसको एक स्पॉइल्ड प्लेग्राउंड बोलते हैं मलेशिया को। मलेशिया को एक ऐसा कंट्री देखते हैं विच इज इन प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग इट्स ओन कल्चरल रिचनेस। जैसे यहां सिंक्रेटिक, मल्टी एथनिक, मल्टी रिलीजियस हेरिटेज हुआ करती थी इस्लामिक, ब्रिटिश, इंडो बुद्धिस्ट की। तो ये इस्लामिक प्योरिटी के नाम पर इस रिच कॉम्प्लेक्स कल्चर को रिप्लेस किया जा रहा है। सो जो इस चैप्टर का टाइटल है स्पॉइल्ड प्लेग्राउंड, ये टाइटल मलेशिया को रेफर करता है, एक ब्यूटीफुल, वेल्दी, प्रॉस्पेरस कंट्री दैट इज स्पॉइलिंग इट्स own inheritance by choosing a narrower, more exclusive identity। एक ऐसी आइडेंटिटी, मुस्लिम धर्म की आइडेंटिटी जो इसको बहुत ही लिमिटेड कर देगी। द रिचनेस इज रियल, जो हिस्ट्री है, रिचनेस है, वो रियल है। नैरोइंग इज रियल, वो भी रियल है, लेकिन जो उन दोनों के बीच का गैप है वो उसी को नायपॉल स्पॉइल्ड प्लेग्राउंड बोलते हैं। The last section of the this particular book, it is his visit to Indonesia. Now Indonesia is world's largest Muslim populated country। सबसे ज्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो मलेशिया के अंदर ही रहते हैं। एंड इंडोनेशिया also has 1400-year-old Hindu Buddhist civilization, Borobudur, Angkor level heritage। Islam arrived in Indonesia in 15th century, much later than in Iran, Pakistan, or even Malaysia. Now, it is the most complex country he visits in this book, but yet it is also the most important one because it has both a very great pre-Islamic civilization which has depth and beauty। जैसे हिंदू बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ बोरबुदूर, वो देखेंगे जो 9th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया गया था, सेंट्रल जावा के अंदर है, वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के अंदर है, और किस तरह से इस्लाम के आने के बाद चेंज हुआ है। नाउ जकार्ता से वो अपनी ट्रेवल को स्टार्ट करता है, immediately struck by the energy and chaos of the city and its sense of history। अनलाइक मलेशिया, इंडोनेशिया का अभी भी विजिबल प्री इस्लामिक आइडेंटिटी है। हाउ देयर आर संस्कृत प्लेस नेम्स विच टेल्स ऑफ इंडियन हेरिटेज, होटल बोरबुदूर, स्टैच्यूज ऑफ इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जावानीज की जो कोर्ट कल्चर है, उन सबको वो देखता है। He also notices poverty and the political repression। जब यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ, सुहार्तो यहाँ के चीफ बने, तो न्यू ऑर्डर गवर्नमेंट। He meets member of Islamic Youth Movement, जिनको लगातार मिलिट्री के द्वारा वॉच किया जाता है। जो इस चैप्टर का टाइटल है वो है असॉल्ट्स। तो ये असॉल्ट्स फिजिकल भी है क्योंकि पॉलिटिकल है, एटमॉस्फेयर बहुत ऑप्रेसिव है, और कल्चरल भी है क्योंकि जो इस्लामिक रिवाइवल है वो असॉल्ट कर रहे हैं पुराने जो जावानीज आइडेंटिटी है उसको। सो इट इज बेसिकली टू डायरेक्शनल अटैक्स, मिलिट्री रिप्रेशन भी है और प्रेशर ऑफ द इस्लामिक रिवाइवल भी है इसके अंदर। सो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो उसकी मीटिंग है वो है सिटोर सितुमरांग। सितौर सितुमरांग जो है एक बटक पॉइंट है, बटक पॉइंट सुमात्रा से है, जो एक क्रिश्चियन है और ओल्डर इंडोनेशियन कल्चरल ट्रेडिशन से बिलोंग करते हैं। सितौर
नायपॉल को इस पूरी बुक का एक तरह से एपिग्राफ एसेंस दे देते हैं जब वो ये बोलते हैं द पीपल हियर हैव लॉस्ट देयर रिलीजन. He is not talking about Islam but the deeper spiritual tradition of Java and Sumatra. So ये जो लाइन है ये शो करती है सितौर के पेन को. सितौर बेसिकली वॉचेस द इस्लामिक जो रिवाइवल है विद ग्रीफ. Why? Because not as a Muslim who feels under the, not as a Christian who feels under the threat, but as an Indonesian who sees his people's deepest cultural identity is being replaced. तो सितौर जो है वो सिंबल बन जाते हैं what is being lost. जो जैसे शैडो पपेट थिएटर, जापानीज वायांग जो हिंदू बुद्धिस्ट माइथोलॉजी के अंदर बेस था, इट इज नाउ अंडर प्रेशर. इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल किस तरह से सितौर द मोस्ट मूविंग फिगर इन द एंटायर बुक. ही इज नॉट पॉलिटिशियन, ही इज नॉट एन एक्टिविस्ट, he is just a poet, an old man, and he is watching his culture change. So it is the spiritual and cultural system that gave their lives meaning before Islam arrived. अब एक अरेबाइज्ड इस्लाम जो है वो प्रेस फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसके कारण जो ब्लेंडेड सिंक्रेटिक इस्लाम जिसको इंडोनेशियन पीपल ने प्रैक्टिस करा था सेंचुरी से, वो चैलेंज किया जा रहा है. नायपॉल एग्जामिन्स द इंडोनेशियन एजुकेशन सिस्टम और जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल मूवमेंट्स. नायपॉल जो है उन एजुकेटर्स से मिलता है जो इस्लामिक करिकुलम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. पहले जो सेक्युलर स्कूल्स हुआ करते थे, क्योंकि उनका गोल है जापानीज और डच कॉलोनियल सेक्युलर एजुकेशन को इस्लामिक वन से रिप्लेस करना. देन ही विजिट्स Javanese countryside and where the rice goddess, the ancient Javanese agricultural deity देवी श्री की पूजा की जाती थी, वो अभी भी इस्लामिक प्रेयर्स के साथ फोक रिचुअल्स के अंदर दोनों काम साथ में किए जाते हैं. ये जो को एग्जिस्टेंस है ओल्ड एंड न्यू का, ये रिफॉर्मर्स जो इस्लामिक रिफॉर्मर्स हैं वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं. Naipaul watches a basic ceremony, and at the end of ceremony, Bismillah, that is Islamic prayer, is said alongside offering to the rice goddess, and he reflects on how alive and rooted these older traditions are. Now, the final Indonesian chapter, it deals with the Islamic movement's पॉलिटिकल एम्बिशंस. किस तरह से जो यंग इंडोनेशियंस हैं दे आर लूजिंग देयर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, क्योंकि इन्होंने यूनिफॉर्म ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम जो है वो उन्होंने अडॉप्ट कर ली है. इनकी जो मेंटल ट्रेनिंग है वो बांडुंग नाम की जगह पर जो हो रही है, ऑर्गेनाइज रिक्रूटमेंट हो रहा है, इंडॉक्ट्रिनेशन, उनको टीचिंग सिखाई जा रही है यंग इस्लामिक एक्टिविस्ट्स को. अब उसके बाद जो मेजर नायपॉल का यहाँ पर जो इंटेलेक्चुअल सेंटर है सुंडनीज मुस्लिम्स का, सुंडनीज मुस्लिम्स जो थे वो बेसिकली वहाँ की मेन ट्राइब है, उनको वो मीट करता है एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, और विटनेस करता है किस तरह से इन यंग एक्टिविस्ट की मेंटल ट्रेनिंग चल रही है. उसके बाद इन चारों देश के अंदर विजिट करने के बाद नायपॉल ये फील करता है कि इट इज बेसिकली ऑल 4 कंट्री शेयर अ कॉमन स्ट्रक्चर. इन सभी के अंदर मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मूवमेंट है 20th सेंचुरी के जैसा का जैसा पैटर्न है. व्हाट इज द पैटर्न? आइडियोलॉजी है, ब्रदरहुड ऑफ द फेथफुल है, एक एनिमी है और एक प्रॉमिस्ड फ्यूचर ऑफ जस्टिस एंड डिग्निटी है. लेकिन चाहे वो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट मूवमेंट हो और चाहे ये इस्लामिक कंट्रीज हो, ये जो अनड्रामेटिक वर्क होता है गवर्नमेंट का उसको अवॉइड करते हैं. जैसे इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करना, लॉज को राइट करना, इंजीनियर्स को एजुकेट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करना, वो कोई भी नहीं करना चाहता है. नायपॉल रिटर्न्स टू कराची जो रिप्राइज सेक्शन है, और वहां पर
नुसरत जो जर्नलिस्ट थे मॉर्निंग न्यूज के, जिनसे वो 6 महीने पहले मिला था, उनसे वो वापस से मिलता है। एंड ही फाइंड्स पाकिस्तान टाइटर नाउ अंडर मार्शियल लॉ, न्यूज़पेपर सेंसर्ड, पब्लिक विपिंग इज देयर। नोबेल प्राइज विनर अब्दुल सलाम जो एक अहमदी मुस्लिम होते थे, उनको अपने ही कंट्री के अंदर उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है बिकॉज हिज सेक्ट इज कंसिडर्ड हेरेटिकल। उनको माना जाता है वो भी अनमुस्लिम है। येट द फेथ serves itself. Pakistan, unlike in Iran, Malaysia or Indonesia, Islam is not a cover for nationalism or Marxist revolution. Faith is actually truly and for itself. ये honesty भी है और पाकिस्तान की tragedy भी है। नाउ ये जो बेसिकली शो है ये बताता है कि माइनर पैराडॉक्स है हार्ट ऑफ व्हाट इट मींस टू रन अ मॉडर्न स्टेट। उसका जो रिटर्न है तेहरान पर, वहां पर भी नाइपॉल ब्रीफली विजिट करते हैं, लेकिन ही इज डिपोर्टेड एज ए राइटर विदाउट अ वीजा। द रेवोल्यूशन इज हार्डनिंग एंड Khomeini is consolidating power, opponents are being executed, American hostages are still being held. Naipaul is turned away at the airport and he ends his journey at basically in Athens. Then Athens, it's a very important because it is a city of Western civilization, rational inquiry, origin of democratic thought. जो कॉन्ट्रास्ट है वो डेलिबरेट है। इट शोज कि किस तरह से, देखिए जो एयरपोर्ट पर साइन है वहां लिखा हुआ है ब्रदर्स गेस्ट वेलकम टू हिज्र एंड द रेवोल्यूशन। तो ये बेसिकली शो करता है आयरनी को। जो बुक का एंड है वो जब एथेंस में होता है, एंडिंग इज नॉट एक्सीडेंटल। नाइपॉल ने 6 months ट्रेवलिंग थ्रू कंट्रीज बिताए हैं, ग्रिप ऑफ इस्लामिक रिवाइवल में जो हैं। अपनी जर्नी को वो एंड करते हैं उस सिटी में दैट इज द स्पिरिचुअल ओरिजिन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन, द सिटी ऑफ सोक्रेटस, Plato, Aristotle, the city of the first democracy, the city where rational questioning of belief was first raised to a philosophical practice. इतना महान ये शहर है। वहां पर जो कंट्रास्ट है तेहरान और एथेंस के बीच में इज नॉट अ जजमेंट, इट इज इन्विटेशन। वो शो करना चाहते हैं टू थिंक अबाउट व्हाट इज बीइंग रिजेक्टेड, व्हाट इज बीइंग एम्ब्रेस्ड। तो दोस्तों ये थी इस किताब की बेसिक समरी, जिसके अंदर नाइपॉल के चारों कंट्रीज की जो विजिट है, उनके इंप्रेशंस हैं, ऑब्जर्वेशन है, कंक्लूजन्स हैं, वो सारे हमने कवर करने की कोशिश करी है। आई होप इट विल एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बुक एंड हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्जाम। फॉर फर्दर वीडियोस कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।